morning students, class 8, subject civics political science, chapter 6। आज हम लोगों को पढ़ना है द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली। इसके पहले के चैप्टर में आपने क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ इसके बारे में पढ़ा कि कौन कौन से काम क्रिमिनल ऑफेंस कहे जाते हैं और कौन कौन से विवाद जो है वो सिविल लॉ के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हमें क्रिमिनल लॉ और उसके इन्वेस्टिगेशन से लेके कैसे डिसीजन होता है किसी व्यक्ति के साथ यदि कोई अन्याय हुआ, जैसे किसी को थ्रेटनिंग देना, धमकी देना, किसी की हत्या कर देना, मर्डर कर देना, चोरी, डकैती, लूट, रास्ते में रोड रॉबरी होता है, किडनैपिंग होता है, ये सारे जो ऑफेंस है ये क्रिमिनल ऑफेंस कहे जाते हैं, आपराधिक कृत्य कहे जाते हैं। और इसके सुनवाई के लिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है और पुलिस से लेके कोर्ट तक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है कि अपराध अगर किसी के साथ होता है तो कैसे अपराधी को सजा दिलाई जाती है और जिसके साथ अपराध हुआ है उसको कैसे न्याय दिया जाता है, ये इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंतर्गत हमें पढ़ना है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस की होती है, क्योंकि कानून व्यवस्था मेंटेन करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई क्रिमिनल ऑफेंस, आपराधिक कृत्य होता है तो कैसे उस व्यक्ति को न्याय मिलेगा, उसका स्टेप बाय स्टेप, जैसे इस चैप्टर के स्टार्ट में दिया है, व्हेन ए क्राइम सच एज थेफ्ट, रॉबरी और मर्डर इज कमिटेड, द पुलिस इज इन्फॉर्म्ड एंड द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR इज लॉस्ट। अगर किसी के साथ कोई अपराध होता है तो सबसे पहले व्यक्ति कहाँ जाएगा? पुलिस के पास जाता है, थाने में जाता है और थाने में वह व्यक्ति अपने साथ हुए व्यवहार या अपराध की बात पुलिस को सामने सुनाता है और वह जो रिपोर्ट करता है जिसके साथ कोई क्राइम हुआ है, कोई अपराध हुआ है, उसी रिपोर्ट को हम FIR कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR के साथ क्रिमिनल केस की सुनवाई शुरू होती है, उसका पहला स्टेप ही FIR है। अगर आपके साथ कोई क्राइम हुआ, आप थाने में जाइए, वहां FIR दर्ज कराइए। थाने का जो ऑफिसर है वह कोई भी पुलिस स्टेशन, कोई भी थाना, कानून के अनुसार कोई भी पुलिस स्टेशन या पुलिस ऑफिसर FIR लॉन्च करने से इनकार नहीं कर सकता। अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि मेरे साथ कोई घटना हुई है तो पुलिस की यह ड्यूटी होती है कि आपके साथ हुए घटना की रिपोर्ट वह दर्ज करे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसमें 4 लोग होते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पूरे सिस्टम में। फर्स्ट पुलिस, दूसरा होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको हम PP कहते हैं और बोलचाल की भाषा में सरकारी वकील कहते हैं, जो केस दर्ज कराने वाले के तरफ से कोर्ट में पक्ष प्रस्तुत करता है जिसने किसी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है वो होता है डिफेंस लॉयर, यानी जिसके खिलाफ कोई केस दर्ज किया गया है कि उस व्यक्ति ने हमारे साथ ये घटना किया, तो उसको कन्विक्ट करते हैं, कन्विक्ट नहीं, एक्यूज्ड, आरोपी व्यक्ति, एक्यूज्ड व्यक्ति अदालत में अपना बचाव के लिए एक वकील रखता है, वह डिफेंस लॉयर कहलाता है। डिफेंस लॉयर ये सिद्ध करने का कोशिश करता है कि हमारे क्लाइंट पे जो आरोप लगाया गया है वह सही नहीं है, जबकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो आरोप लगाया गया है उसके तरफ से, जो विक्टिम है, जो शिकार हुआ है किसी अपराध का, उसके तरफ से तर्क प्रस्तुत करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और जिस पर आरोप लगाया गया है उसके बचाव में तर्क प्रस्तुत करता है डिफेंस लॉयर। और अंतिम जो चौथा जो इंपॉर्टेंट है वह है जज।
जज तीनों द्वारा दिए गए रिपोर्ट को देखती है। पुलिस क्या कर रही है इस मामले में, ये भी जज सुनता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या कर रहा है, ये भी सुनता है जज। डिफेंस लॉयर क्या कर रहा है, ये भी जज सुनता है। तीनों के बातों को सुन के जज ये डिसाइड करता है कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है वह सही है या गलत है। अगर आरोप सही साबित होता है तो आरोपी को सजा दी जाती है, एक्यूज्ड, तब कन्विक्ट हो जाता है, दोषी हो जाता है। जब तक किसी को सजा नहीं मिली तब तक वो एक्यूज्ड है। अदालत जब उसको ये प्रूफ कर देगा कि हाँ इस व्यक्ति पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं, तब वह कन्विक्ट माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। तो ये चारों के रोल को अलग अलग इस टॉपिक्स में, इस चैप्टर में समझाया गया है। सबसे पहले रोल ऑफ पुलिस, पुलिस की क्या भूमिका है। तो रोल ऑफ पुलिस, पुलिस की भूमिका शुरू होती है आफ्टर लॉजिंग एन एफआईआर। जैसे ही कोई एफआईआर लॉज हुआ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉज हुआ, पुलिस का काम वहीं से शुरू होता है। एफआईआर में जो बातें किसी व्यक्ति ने लिखाई है कि हमारे साथ ये घटना फलाने आदमी ने किया है, तो पुलिस वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, छानबीन, कि एफआईआर में जो बातें कही गई हैं वह सच है या गलत है या क्या मामला है। ये पुलिस की पहली जिम्मेदारी है, इन्वेस्टिगेशन करना। इसके बाद जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है उसको अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। ये दोनों जिम्मेदारी पुलिस पूरी करती है। व्यक्ति को पहले गिरफ्तार करती है और उसके बाद उस पर जो आरोप लगाए गए हैं एफआईआर में उसके बारे में पूरा छानबीन करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। If the evidence indicates that the accused has committed the crime, a charge sheet is filed in the court. और पुलिस पूरा छानबीन करके कि उस जिस पर आरोप लगाया गया है उसने अपराध किया है या नहीं किया है या क्या मामला है, इसका पूरा आरोप पत्र, जिसको चार्ज शीट कहा जाता है, आरोप पत्र पुलिस अदालत में जमा कर देती है कि कोई और अपराधी को गिरफ्तार करके कोर्ट में भेज देती है। कोर्ट ये फैसला करेगा कि अपराधी दोषी है या नहीं। पुलिस कैन नॉट डिसाइड दैट एनी पर्सन इज कन्विक्ट और नॉट। पुलिस यह फैसला नहीं कर सकती कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है। पुलिस उस मामले का सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करेगा। जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है उसको आईओ कहा जाता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। वही लिखा है कि द पुलिस डू नॉट डिसाइड वेदर ए पर्सन इज गिल्टी और नॉट, इट इज फॉर द जज टू डू दैट। पुलिस डिसाइड नहीं करती कि कोई व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है, जज इस पर डिसाइड करेगा। द पुलिस हैज टू एक्ट विद इन द रूल ऑफ लॉ सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द इशू ऑफ वारंट, डिटेंशन, ट्रायल, इटीसी। जैसे पुलिस कानून, पुलिस को जो पावर दिया गया है, जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है अगर वह पकड़ में नहीं आ रहा है तो पुलिस कोर्ट पहुंचती है। कोर्ट पहुंच के उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट निर्गत कराती है, गिरफ्तारी का आदेश, और तब पुलिस जाके उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। अगर फिर भी वह व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होता तो पुलिस के पास और भी बहुत सारे सिस्टम है। जैसे किसी का कुर्की जब्ती किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति भागा हुआ है, उस पर केस है, वो पुलिस के सामने या अदालत में नहीं हाजिर हो रहा है, तो उसका मकान तोड़ देती है, उसका संपत्ति वगैरह को सीज कर देती है ताकि वो आदमी अदालत में जाए। और अदालत तक पहुंचा देना पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इसका दूसरा टॉपिक जो है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द क्रिमिनल लॉ, द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड टू द पर्सन फेसिंग अरेस्ट। अब एक बात ध्यान रखने की जरूरत होती है कि किसी पर आरोप लगा देने से ही वह दोषी नहीं हो जाता। आरोप गलत भी साबित हो सकते हैं। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि आरोप गलत है या सही है। तो अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, उस पर कोई आरोप लगा हो, एफआईआर किसी ने किया हो किसी के खिलाफ, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के समय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के भी कुछ अधिकार हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर आरोप लग गया तो आप उसके साथ जो व्यवहार करना होगा ये करेंगे, ऐसा नहीं है। कानून यह कहता है कि अंडर ट्रायल ए एक्यूज्ड इज द ऑनरेबल गेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
जब तक किसी मामले की सुनवाई हो रही है और जिस पर आरोप लगाया गया है, जब तक यह डिसाइड नहीं हो जाता है कि वह गिल्टी है या नहीं है, तब तक वह आरोपी व्यक्ति, अक्यूज्ड पर्सन, सरकार का एक प्रतिष्ठित अतिथि की तरह होता है। यानी जब तक वह कन्विक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ अक्यूज्ड है, उस पर आरोप लगाए गए हैं, जज ने कोई फैसला नहीं दिया है, तब तक उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का ध्यान रखा जाता है और सरकार उसके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकती है। हाँ, जब वो दोषी साबित हो जाएगा तो फिर अदालत जो उसको सजा देना होगा वो देगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है पुलिस, तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है उसके भी कुछ अधिकार हैं, वही इसमें दिया गया है आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे पहला अधिकार गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति का क्या है कि एट द टाइम ऑफ अरेस्ट द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द क्राइम हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ऑफेंस फॉर व्हिच ही इज बीइंग अरेस्टेड। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाती है तो पुलिस को यह कारण बताना होगा कि किस बात के लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ये उस नागरिक का अधिकार है, अरेस्ट होने वाले नागरिक का ये पहला अधिकार है कि उसे ये पता होना चाहिए कि क्यों उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। नंबर 2, अरेस्टेड पर्सन हैज टू बी ब्रॉट बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर। थाने में 24 घंटे से ज्यादा किसी व्यक्ति को पुलिस नहीं रख सकती। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसके 24 घंटे के अंदर उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास, जिसको हम CJM कहते हैं, पिछले चैप्टर में CJM का चर्चा हम किए हैं। कोर्ट का वह लोअर जज होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। तो पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर CJM के कोर्ट में उसको प्रस्तुत करना होता है और पुलिस को यह बताना होता है CJM को कि हमने इस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया है। अगर वहां CJM को लगता है कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी जरूरी है तो CJM उसको जेल भेज देती है। अगर CJM को लगता है कि नहीं, इस व्यक्ति पर जो आरोप लगाया गया है वो ज्यादा गंभीर नहीं है, इसको जेल भेजने की जरूरत नहीं है, तो CJM उसको जमानत दे देता है। इसी को जमानत देना कहते हैं कोर्ट में, कि कोर्ट से किसी व्यक्ति को जमानत मिली है। उसके बाद तीसरा उसका अधिकार है कि द पुलिस कैन नॉट टॉर्चर, इल ट्रीट हिम और शूट हिम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन व्हाइल हिम इन कस्टडी। अब जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो उसे टॉर्चर नहीं कर सकती, उसके साथ मारपीट नहीं कर सकती, जिसको पुलिस की भाषा में 3rd डिग्री कहते हैं, वो 3rd डिग्री का इस्तेमाल पुलिस नहीं कर सकती है। हालांकि इस कानून को पुलिस मानती नहीं है। चोर उचक्के जो है वो बिना मार डंडा के सीधा होकर पुलिस के सामने वो बोलते नहीं है। तो कानून में लिखा है कि आप उसके साथ टॉर्चर नहीं कीजिए, लेकिन पुलिस को जो करना होता है वो टॉर्चर करती ही है उसको, क्योंकि अपराधी जो है तो वो पुलिस पर डिपेंड करता है। जो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, चोर है, उचक्का है, उसके साथ टॉर्चर करती है। लेकिन अगर कोई कॉमन व्यक्ति पर कोई आरोप लगा है, गांव-गांव में 2 भाई लड़ा है, अगर एक भाई किसी को मार दिया है और दूसरा भाई अरेस्ट हो गया है, अगर वो पहले से अपराधी नहीं है तो अमूमन पुलिस उसके साथ टॉर्चर नहीं करती, बल्कि उसको सीधे टॉर्चर उसी के पास करती है जब रोड पर गाड़ी छीनताई करते हुए कोई पकड़ा गया, कोई क्रिमिनल है जो किसी आदमी को मार के भागा जा रहा है, कोई आर्म्स के सहित पकड़ा गया, वैसे चोर उचक्का को जब पुलिस ले जाती है तो उसको टॉर्चर करती है। हालांकि कानून में यह नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ कोई टॉर्चर नहीं कर सकते। उसके बाद कन्फेशन मेड व्हाइल इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। पुलिस कस्टडी में यदि कोई व्यक्ति अपराध को स्वीकार कर लेता है तो उसको कोर्ट में सबूत के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस वहां जाके वो व्यक्ति बोल देता है कि पुलिस हमको मार रही थी तो उसके डर के मारे हम बच लिए हैं, हम नहीं किए हैं ये अपराध। तो यह भी लिखा हुआ है कि पुलिस के सामने अपराध अगर कोई व्यक्ति कबूलता है तो उसको सबूत नहीं माना जा सकता। हाँ, कौन सा कबूलनामा सबूत माना जा सकता है? 164 सेक्शन के तहत यदि कोई व्यक्ति कमिटमेंट करता है कि हमने अपराध किया है तो उसको कोर्ट में सबूत माना जाता है। तो वो जज के सामने बयान देना पड़ता है। अगर जज के सामने किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कबूल कर लिया हो कि हाँ हमने ये क्राइम किया है, तो उसको एविडेंस माना जाता है, उसको कानून के सबूत के रूप में माना जाता है।
इसके अलावा अगला अधिकार है कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और महिलाओं को पुलिस पूछताछ के लिए थाने में अकेले नहीं बुलाएगी। अगर किसी महिला से इन्वेस्टिगेशन करना है, पूछताछ करना है, तो उसके साथ उसका जो रिलेटिव होगा, संबंधी होगा, उसके सामने ही आप पूछताछ कर सकते हैं। या 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को यदि किसी कारण से गिरफ्तार किया जाता है तो उसके माता पिता की उपस्थिति में ही उससे इंट्रोगेशन किया जा सकता है। तो ये हमारा संविधान का आर्टिकल 22 एक अक्यूज पर्सन को, एक आरोपित व्यक्ति को ये सारे अधिकार दिए हैं और पुलिस को इन अधिकारों का ध्यान रखना होता है हर हाल में। इसके बाद द लॉज एंड रेगुलेटरी राइट्स मेंशन्ड अर्लियर आर टुगेदर रेफर्ड टू एज द डीके बासु गाइडलाइंस। ये जो गाइडलाइंस दिए गए हैं पुलिस को, इसको डीके बासु गाइडलाइंस के नाम से भी जाना जाता है। डीके बासु एक वकील थे और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के खिलाफ उन्होंने एक केस लड़ा था। उस केस में उन्होंने कहा था कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो वह शरीफ व्यक्ति भी हो सकता है, तो उसके डिग्निटी और उसके जीवन और उसके अधिकारों की रक्षा करना पूछताछ करने के समय जरूरी है। तो डीके बासु के पिटीशन पर कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसी को डीके बासु गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है कि किसी व्यक्ति के इंट्रोगेशन, पूछताछ के संबंध में डीके बासु का गाइडलाइंस क्या है, लगभग वही है जो पहले पढ़े हैं। पुलिस अरेस्टिंग एंड इंट्रोगेटिंग सस्पेक्ट शुड बेयर एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन, नेम, टैक्स, डिटेल्स ऑफ इंट्रोगेटिंग पुलिस। माने उसमें ये कहा गया है कि जो पुलिस जिसके साथ पूछताछ करेगा वो ओपन में करेगा, अकेले में नहीं कर सकता है। जो पुलिस पूछताछ कर रहा है उसका पूरा टैग इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि किस पुलिस ने किस अपराधी के साथ पूछताछ की है, किस व्यक्ति ने। ए मेमो ऑफ अरेस्ट मस्ट बी प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के समय पूरा उसका मेमो बनाया जाना चाहिए, डेट और टाइम होना चाहिए अरेस्टिंग का। बी अरेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस, एक गवाह के सामने अरेस्ट किया जाना चाहिए जो उसका फैमिली मेंबर हो या रेस्पेक्टेबल पर्सन हो उस लोकेलिटी का, ये विटनेस होना चाहिए। हालांकि पुलिस ये सब फॉर्मेलिटी पूरा करती है। आप देखे होंगे, ध्यान देके कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है पुलिस तो उसके परिवार का लोग नहीं रहता है तो अगल बगल के लोगों से भी एक जगह साइन कराता है पुलिस, हालांकि वही विटनेस होता है। अब लोग नहीं जानते हैं कि हमसे क्यों साइन करा रहा है, लेकिन एक न एक व्यक्ति से पुलिस साइन लेती है ये विटनेस के रूप में कि हाँ हमने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आप किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को मार नहीं सकते। अगर कोई क्रिमिनल भाग रहा है, गोली चला रहा है, तो आप उस समय अगर उस पर गोली चला रहे हैं तब अगर क्रिमिनल मर जा रहा है तो पुलिस की कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल अरेस्ट हो गया, आपने उसको पकड़ लिया, तो अरेस्ट होने के बाद पुलिस उसको एक दम नहीं मार सकती। अगर पुलिस के अरेस्टिंग में अगर कोई व्यक्ति या अपराधी मर जाता है तो पुलिस को इसके लिए दोषी माना जाता है। यह ध्यान रखना जरूरी होता है। The person arrested, detained, is being interrogated has a right to have a relative, friend or well-wisher informed as soon possible. गिरफ्तार व्यक्ति से यदि कोई पूछताछ किया जाता है तो उसके रिलेटिव या उसके कोई जानकार व्यक्ति के सामने ही किया जाए। If the person to be informed has signed the arrest memo as witness, this is not required. Where the friends or relative of the person arrested live outside the district, the time and place of arrest and venue of custody must be notified by the police within 8 to 12 after arrest. अगर किसी व्यक्ति या किसी दोस्त या संबंधी अपने जिला के बाहर अगर कोई गिरफ्तार होता है तो पुलिस को 8 से 12 घंटे के अंदर उसका पूरा क्यों अरेस्ट किया गया, कितना बजे अरेस्ट किया गया, कहाँ अरेस्ट किया गया, ये सब प्रोसेस पुलिस को पूरा करना होता है। This should be done by a delegation. The person arrested should be told of the right to have someone informed as the arrest as soon as detention is made. और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर अरेस्ट हुआ तो जहां अरेस्ट हुआ है तो पुलिस को उसके घर वालों को और जिस थाने में उसका घर है दोनों को इन्फॉर्म करना होता है। मान लीजिए वैशाली जिला का कोई आदमी जाके दिल्ली में अरेस्ट हो जाए तो दिल्ली में अगर वो गिरफ्तार होगा तो दिल्ली पुलिस तुरंत वैशाली जिला में जहां उसका घर होगा वहां के पुलिस को इन्फॉर्म करेगी, वहां की पुलिस उसके परिवार को इन्फॉर्म करेगी। ये 8 से 12 घंटे के अंदर होना चाहिए। ये सारे अधिकार गिरफ्तार करने वाले
व्यक्ति के लिए भी कानून में निश्चित किए गए हैं। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पहले हमने बताया है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिगिनिंग द क्रिमिनल जस्टिस प्रोसीडिंग। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज लीगली बाउंड टू फाइल एन एफआईआर। पहले बता चुके हैं कि पुलिस ऑफिसर कानूनी रूप से बाध्य है कि कोई व्यक्ति का एफआईआर लॉन्च करेगा। डिटेल देगा, पुलिस प्लेस डेट टाइम ये सब दिया जाएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ कंप्लेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट, कंप्लेन करने वाले का नाम, एड्रेस, जो घटना हुई उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, ये इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है। एफआईआर इज लॉन्च्ड ऑन ए प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम वेयर रिलेवेंट एस्पेक्ट आर मेंशन फॉर रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन। एफआईआर जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो जैसे हमने पहले बताया कि पुलिस छानबीन करके चार्जशीट जारी करती है। अब जब मामला पुलिस चार्जशीट कोर्ट में जमा कर दिया तो उसके बाद अब पुलिस की भूमिका खत्म हो जाती है। फिर जब उस केस की सुनवाई होगी तो जिस ऑफिसर चार्जशीट जो देता है उसको कोर्ट बुलाती है चार्जशीट के संबंध में पूछताछ करने के लिए, लेकिन पुलिस की भूमिका वहीं खत्म हो जाती है। उसके बाद कोर्ट की भूमिका जब शुरू होती है तो पहला है रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी, सरकारी वकील जिसको कहते हैं। कोई भी क्राइम होता है तो यह माना जाता है कि वह क्राइम सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं हुआ है बल्कि वह सोसाइटी के खिलाफ भी है और राज्य के खिलाफ भी है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वह सिर्फ जिसके साथ अपराध करता है उसको ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि वह राज्य के कानून का भी उल्लंघन करता है। इसलिए अपराध करने वाले के एगेंस्ट में राज्य होती है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, क्योंकि वह स्टेट द्वारा बनाए गए लॉ को वायोलेट करता है। इसलिए जब किसी अपराध की सुनवाई होती है तो जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है उसके तरफ से सरकार का वकील अदालत में पक्ष रखता है। हालांकि जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है वो अपना वकील भी रख सकता है, लेकिन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है पीपी, कि पुलिस जो चार्जशीट दिया है उस चार्जशीट को सही साबित करने की कोशिश करता है पीपी, कि पुलिस ने जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया है वह ठीक है और उसके पक्ष में विटनेस, गवाह वगैरह पब्लिक प्रोसिक्यूटर जज के सामने रखता है। यानी जिस व्यक्ति के साथ क्राइम हुआ है उसके बिहाफ में, उसके पक्ष में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अदालत के सामने, जज के सामने अपना पक्ष रखता है और पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसके बारे में अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया पीपी रख के यह कन्विंस करने का कोशिश करता है जज को कि जो आरोप लगाए गए हैं उस व्यक्ति पर वह सही है। ये पीपी की भूमिका है, रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसके बाद आता है रोल ऑफ द डिफेंस लॉयर, बचाव पक्ष के वकील की क्या भूमिका है। जैसा कि चैप्टर के स्टार्ट में हमने कहा कि अगर किसी व्यक्ति पे कोई आरोप लगता है, आपराधिक आरोप, क्रिमिनल ऑफेंस का, तो वह व्यक्ति अगर महसूस करता है कि ये आरोप गलत है तो उसको प्रूफ करने के लिए कोर्ट में अपना वह वकील रखता है जिसको हम डिफेंस लॉयर कहते हैं। डिफेंस लॉयर एक्यूज्ड पर्सन, आरोपी लोग की तरफ से बचाने का प्रयास करता है। अब डिफेंस लॉयर अब आरोपी के तरफ से जो गवाह हैं उनको फिर पूछताछ करता है डिफेंस लॉयर। इसी को क्रॉस एग्जामिन कहा जाता है कि पुलिस ने जो सबूत पेश किए हैं उसके बारे में डिफेंस लॉयर जज के सामने ये बताने की कोशिश करता है कि पुलिस की रिपोर्ट सही नहीं है। गवाह कोई अगर दिया है आरोपित व्यक्ति के खिलाफ तो डिफेंस लॉयर फिर से उस गवाह से क्रॉस एग्जामिन करती है और यह प्रूफ करने का प्रयास करती है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे मुवक्किल पर वो गलत है। यानी डिफेंस लॉयर का पूरा काम होता है कि किसी एक्यूज्ड पर पुलिस ने, आरोप लगाने वाले व्यक्ति ने, गवाह ने जो आरोप लगाया है उस आरोप का वह बचाव करता है और यह प्रयास करता है कि अपने क्लाइंट को निर्दोष साबित कर सके कोर्ट में। तो जज जो है अब इसके बाद डिफेंस लॉयर अपना जो उसको कहना होता है बचाव के पक्ष में सबूत, एविडेंस, विटनेस वो प्रस्तुत करती है, क्रॉस एग्जामिन करके ये प्रूफ करने का कोशिश करती है। तो ये दोनों की भूमिका के बाद सबसे फाइनल भूमिका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में है
द रोल ऑफ द जज, जज की भूमिका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अब जज के पास क्या क्या होता है, पुलिस द्वारा सबमिट किया गया चार्जशीट, उस मामले में पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है ये जज के सामने होता है। उस इन्वेस्टिगेशन को सही साबित करने का प्रयास पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने क्या क्या तर्क दिया है ये भी जज नोट करता है। जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है उसके तरफ से केस लड़ रहा व्यक्ति, डिफेंस लॉयर, वो क्या तर्क दिया है ये भी जज उसको नोट करके रखता है। और ये सारे तर्कों को, इन सारे लोगों के तर्क को सुनने के बाद जज इस डिसीजन पर पहुंचता है कि आरोप जो लगाया गया है वह सही है या गलत है। अगर जज को सारे एविडेंस ये सब चीज से, जैसे क्रिकेट और टेनिस में एक अंपायर होता है जो फैसला करता है कि हाँ कोई व्यक्ति आउट है कि नहीं है, कि 4 रन हुआ कि 6 रन हुआ, उसी तरह जज भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक अंपायर है जो बिल्कुल निष्पक्ष है। जज के सामने जो एविडेंस, जो सबूत पुलिस प्रस्तुत करती है, जो बात पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है और जो बात डिफेंस लॉयर करता है, ये सभी चीजों को ध्यान में रख के जज इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि एक्यूज्ड गिल्टी है या नहीं। अगर उसे लगता है कि एक्यूज्ड इज गिल्टी, देन द जज डिक्लेयर्ड हिम कन्विक्ट, तब जज उसे दोषी साबित देता है और कानून में किस क्राइम के लिए क्या सजा है वो सब लिखा हुआ है। जो एक जितना अपराध है, किस अपराध के लिए कितनी सजा दी जाती है, वो इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता में बिल्कुल लिख दिया गया है। और उसी के आधार पर जिस व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति पर लगाए गए आरोप साबित नहीं होते हैं तो जज उसको बाइज्जत बरी कर देता है। और अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो जैसा क्राइम किया है उसके अनुसार उसको 3 साल, 5 साल, 7 साल, आजीवन कारावास, मौत की सजा यहाँ तक दी जाती है हमारे देश में। जेल से लेके मौत की सजा का भी प्रावधान है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। तो जज यह डिसाइड करता है कि इसमें किसी व्यक्ति कोई कन्विक्ट है या नहीं है। यहाँ जाके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम खत्म होता है। लास्ट एक टॉपिक है, व्हाट इज फेयर ट्रायल, निष्पक्ष सुनवाई क्या है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सक्सेस होने के लिए निष्पक्ष सुनवाई बहुत जरूरी होती है। यानी आरोप अगर किसी व्यक्ति ने लगाया है और जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है, ये दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इस बात की जांच पूरी फेयर तरीके से होनी चाहिए। न आरोप लगाने वाले को कोई डिसएडवांटेज मिलना चाहिए कि उसके आरोप को साबित करने का उसको मौका नहीं मिला, और न जिस पर आरोप लगाया गया है उसको भी डिसएडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। उसको भी अपना पूरा अधिकार मिलना चाहिए कि उस पर जो आरोप लगाया गया है वह गलत है। ये बचाव का अधिकार है। तो हमारे जस्टिस सिस्टम में दोनों ही बातें हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर फेयर ट्रायल टू एवरी पर्सन। He or she gets the right to appoint a lawyer, put forward his or part of the story and attend the trial openly. हर व्यक्ति को आरोप अगर किसी व्यक्ति पर लगा है तो उसको अपने बचाव के लिए वकील रखने की छूट है। These other provision आर्टिकल 21 में दिए गए हैं। It provides citizen the right to life, जीवन का अधिकार, according to which only the court can take away a person's life or liberty after following a reasonable fair legal trial. किसी व्यक्ति के राइट टू लाइफ जो है, जीवन जीने का अधिकार, इसको सिर्फ अदालत ही छीन सकती है। और अदालत को यदि लगता है कि इस व्यक्ति ने क्राइम किया है तो अदालत उसके राइट टू लाइफ को छीन के उसे जेल भेज देती है। यानी कोर्ट के अलावा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्थान, चाहे वो गवर्नमेंट हो या इंडिविजुअल हो, किसी को भी किसी के राइट टू लाइफ को छीनने का अधिकार नहीं है। किसी के भी राइट टू लाइफ को सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के आदेश के बाद ही वापस लिया जा सकता है। इसके लिए पब्लिक कोर्ट रूम होना चाहिए निष्पक्ष सुनवाई के लिए। माने चुपचाप किस कहीं सुनवाई नहीं होनी चाहिए। जिस पर आरोप लगाया गया है उसके संबंधी को ट्रायल में उपस्थित रहने की अनुमति दी जाती है कि उसके जो रिलेटिव होंगे वो देखेंगे कि ट्रायल निष्पक्ष हो रहा है कि नहीं।
चार्जशीट जो जिस व्यक्ति पर आरोप है उसे गवाहों का बयान, विटनेस का स्टेटमेंट और चार्जशीट की कॉपी फ्री में दे दी जाती है। यहाँ वो अपना पढ़ के उसका डिफेंस लॉयर ये उसका बचाव के लिए तर्क दे सके कोर्ट में। डिफेंस लॉयर को इनफ टाइम, पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए क्रॉस एग्जामिन करने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति गवाही देता है किसी के खिलाफ तो उस गवाह से फिर पूछताछ उसका डिफेंस लॉयर करता है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन एंड प्रेजेंट हर ओन एविडेंस बिफोर द कोर्ट। Despite the charge sheet filed by the police, the judge assumed that the accused person is innocent and hears the proceeding objectively. पुलिस जो चार्जशीट दायर किया है जज उसी को सही नहीं मान लेता है। पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर अपना अपना पक्ष रखते हैं और उस आधार पर नागरिक को यह तय किया जाता है कि आरोपित व्यक्ति इनोसेंट है या गिल्टी है। The public prosecution tries to prove to the court that the accused is guilty of crime. अंत में है the decision of the judge has to be impartial and free from bias. जज का जो निर्णय होना चाहिए वो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। किसी के पक्ष में कोई पक्षपात जज को नहीं करना चाहिए। जज सबूत के आधार पर फैसला देती है। जज के पास यदि सबूत है तभी वह फैसला दे सकता है, यदि सबूत नहीं है तो जज किसी को गिल्टी नहीं मान सकता। The Constitution provides the person accused of a crime the right to get a fair trial. संविधान यह अधिकार देता है कि किसी भी आरोपित व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसकी सुनवाई, उस पर जो आरोप लगे हैं उसका निष्पक्ष सुनवाई हो। और यह पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर और जज ये चारों की जिम्मेदारी होती है। निष्पक्ष सुनवाई के लिए पुलिस का भी निष्पक्ष होना जरूरी है, पीपी का भी निष्पक्ष होना जरूरी है, डिफेंस लॉयर का भी निष्पक्ष होना जरूरी है, जज का सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर किसी भी सिस्टम में पुलिस से लेके जज तक यदि सभी निष्पक्ष हैं, फेयर ट्रायल कर रहे हैं तो ऐसे हालत में न्याय मिलता है, जस्टिस मिलता है। लेकिन अगर पुलिस बेईमानी करके गलत सलत रिपोर्ट भेज रही है, जज जो है पैसा लेके घूस लेके फैसला उल्टा पलटा कर रहा है, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रखना चाहिए जितनी बात विक्टिम की तरफ से, अगर वह सही तरीके से नहीं रख रहा है, डिफेंस लॉयर अगर सही तरीके से बचाव नहीं कर रहा है तो उसको फेयर ट्रायल नहीं कर सकते। फेयर ट्रायल में पुलिस का भी फेयर होना जरूरी है, पीपी का भी फेयर होना जरूरी है, डिफेंस लॉयर का भी जरूरी है और जज का भी जरूरी है। तभी जाके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सही तरीके से न्याय मिल सकता है। यही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। बार बार मैं कहता हूं कि वीडियो सुनने के समय जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर उलट के किताब अपना सामने रखेंगे, तब आपको टॉपिक्स बाय टॉपिक्स हम वीडियो में समझाए हैं, बुक में उस टॉपिक्स को पढ़ेंगे और वीडियो देखेंगे तो पूरी तरह समझ में आ जाएगी। बस ये चैप्टर खत्म हो गया, इसका असाइनमेंट जमा किया हुआ है, असाइनमेंट लोड है, आप इस असाइनमेंट का पूरा तैयार करें।